हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और देखिए, थर्ड ईयर वालों के एग्ज़ाम जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और इस समय फार्मेसी वालों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के एग्ज़ाम जो हैं वो आपके शुरू होने वाले हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो है वो एग्ज़ाम देते टाइम क्या दिक्कतें आती हैं, फ़ाइनल वालों को क्या प्रॉब्लम आई और वो लोग किस वजह से लॉगिन नहीं कर पाए या किस वजह से उनका टेस्ट बीच में अटक गया, इन सारी दिक्कतों को देखते हुए जो है वो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें मैं 25 जो हैं वो ऐसी बातें इसमें बताऊँगा आपको कि अगर एग्ज़ाम टाइम में वो प्रॉब्लम आ जाए तो आपको उस समय किस तरह से फेस करनी है। तो मैंने इसी का वीडियो का टॉपिक यही डाला है, एग्ज़ाम में फंसने पर यही वीडियो आपका साथी होगा। कहने का मतलब है ये वीडियो आपको उस टाइम नहीं देखना है, उस टाइम में तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा। उस समय आप क्विक क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि वो टाइम बहुत ही क्रूशल होता है, एक एक सेकंड आपका कीमती होता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से पहले ही ध्यान रखें कि आपको क्या क्या उस समय एक्ट करने हैं ताकि आप जो हैं वो उस समस्या से निकल पाएँ। और ये मैंने लिखा है कि अच्छे से सारे पॉइंट्स समझ लें, 25 पॉइंट्स, और पेपर नहीं छूटेगा। आप अकेले नहीं हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो आपका उस समय पर मददगार साबित होगा। तो क्योंकि एक पेपर छूटने का मतलब है पता नहीं अब वो कितने बाद कब उसका एग्ज़ाम दोबारा से होगा, और एग्ज़ाम दोबारा से होगा तो वो नंबर आपकी मार्कशीट में फिर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, वो लिंक हो पाएंगे या एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। पता लगा आपके मेन बाकी सब्जेक्ट से नंबर आ गए, ये वाले नंबर फिर नहीं आए, फिर कॉलेज से लेटर जा रहा है, दुनिया भर का बवाल है, फिर उसके बाद कहीं जा कर के मार्कशीट बन पाएगी आपकी। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन ना हो, और एक पेपर अगर छूट गया आपका तो बाकी पेपर्स में भी आपको वही दिमाग में घूमता रहेगा। तो इसलिए टेंशन, एक मानसिक तनाव और बढ़ जाता है। तो इसलिए आप लोग जो हैं इन पॉइंट्स को जो है वो सबसे अच्छी तरह से देखें ताकि पेपर जो है में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 25 टिप्स जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर। देखिए, पहला पॉइंट है कि एग्ज़ाम लिंक यूराइज से मत खोलो। बच्चे क्या कर रहे हैं कि उनको बस एक ही तरीका जो बताया गया है कि जो उनके कैंडिडेट मैनुअल में लिखा है कि यूराइज में यूआरएल लिखा है, उसी यूआरएल को क्लिक करके और वहीं से वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वहाँ से यूराइज जो है वो कभी कभी फंस जा रहा है और इस वजह से पेपर छूट जा रहे हैं बच्चों के। तो बोर्ड ने इसके लिए एक दूसरा निकाला हुआ है लिंक, जो मैंने इसी में दिख रहा है आपको, http://upbtexam.in, और उससे ही आपको खोलने के लिए बताया गया है। और ब्राउज़र से खोलें, लिंक से नहीं। मतलब कहीं पर अगर लिंक किसी ग्रुप में पड़ा हुआ है तो आप उसी लिंक को क्लिक करके मत खोलें, पहले ब्राउज़र खोलें और फिर उसमें वो लिंक आप या तो टाइप कर लें या फिर आप जो है उसे कॉपी पेस्ट कर लें, और फिर उसके बाद इस लिंक में अपना आईडी पासवर्ड डालें। ठीक है, तो आईडी पासवर्ड भी जो है वो डालने पर तब जो है वो खोलेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा। तो ये बात कई बार बच्चों को बता दी गई थी, लेकिन फिर भी कई बच्चे जो हैं वो इस बात से बाद तक अनभिज्ञ रहे, और जब एक बार छूट गया पेपर तब उन्हें ये समझ में आई बात और फिर उन्होंने इसको सीरियसली लिया। तो आप भी जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखें। क्रोम या फायरफॉक्स जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसको ओपन करें, और ये लिंक जो है वो कहीं पर आप लिखें उसमें, या फिर कहीं पर और लिखा है तो वहाँ से कॉपी करके और यहाँ पेस्ट करें और फिर सर्च का बटन दबाएं, तब आप उससे एग्ज़ाम दें। तो ये सबसे बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। इस बहुत सारे बच्चों के पेपर जो है वो इस वजह से छूट चुके हैं, तो आप इस चीज़ का उम्मीद है ध्यान रखेंगे। देखिए, दूसरा पॉइंट है, जिस डिवाइस से मॉक टेस्ट दिया था उसी का प्रयोग एग्ज़ाम देने के लिए करें। कई बार बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं या मैसेज करके पूछते हैं कि सर हमने एक मॉक टेस्ट उससे दे दिया, या मैंने मॉक टेस्ट लैपटॉप से दे दिए तो क्या मैं मोबाइल से एग्ज़ाम दे सकता हूँ, या मैंने मॉक टेस्ट जो है वो मोबाइल से दे दिया तो क्या मैं लैपटॉप से एग्ज़ाम दे सकता हूँ। देखिए, दे किसी भी शख्स से कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपने मॉक टेस्ट लैपटॉप से दे दिया और फिर आप मोबाइल लेके बैठ जाएंगे और मान लिया मोबाइल में कोई सेटिंग सही नहीं हुई कैमरा या माइक्रोफोन की, तो फिर आप उस टाइम पे हेल्पलेस हो जाएंगे। कोई साथी नहीं होगा आपका। फ़ोन जब आप फ़ोन करेंगे हेल्पलाइन में तो भी बहुत देर में उठ पाएगा उस टाइम, क्योंकि सभी लोग उस टाइम फ़ोन कर रहे होते हैं। अगर मान लिया सपोज़ करिए 50,000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 50,000 में 2,000 बच्चों के साथ भी समस्या आई, तो 2,000 बच्चे जब फ़ोन करेंगे वहाँ पे, तो सोचिए उस हेल्पलाइन नंबर का क्या होगा।
तो इसलिए उस टाइम पे आप इस तरह की चीज़ें ना यूज़ करें ज़्यादा। अगर मान लिया सपोज़ नई डिवाइस यूज़ करनी पड़ रही है तो जैसे ही आपको दिक्कत महसूस हो नई डिवाइस में, तुरंत वहाँ से लॉग आउट करके और फिर जिससे मॉक टेस्ट दिया था उसी डिवाइस से जो है वो आप एग्ज़ाम दें। और इस स्थिति में और क्या करना है, तो इसके लिए भी हमारे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना है। देखिए तीसरा पॉइंट है कि अगर मान लिया सपोज़ करो आपको एग्ज़ाम आईडी और पासवर्ड डालने पे इनवैलिड रिक्वेस्ट बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन में कोई और विंडो या कोई और टैब खुला हुआ है जिस वजह से इस तरह की चीज़ आ रही है। सारे टैब बंद कर दें, सारी एप्लीकेशंस और सारी बंद कर दें, और फिर उसके बाद जो है वो आप जब ये करेंगे आईडी पासवर्ड डालेंगे तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। चौथा पॉइंट है, अगर लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो अपना स्वरूप मॉक टेस्ट जैसे करें। कभी कभी ये फील किया गया है या अनुभव किया गया है कि बच्चों ने जो है वो जैसे लाइट कंडीशन वहाँ थी मॉक टेस्ट के टाइम पे, और जिस टाइम पर फ़ोटो क्लिक की हुआ वैसी सिचुएशन वहाँ पे नहीं है इस टाइम पे, तो इस वजह से भी उनका लॉगिन नहीं हो पाया। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने चश्मा पहन के मॉक टेस्ट दिया है तो चश्मा पहन के ही लॉगिन करें, भले ही बाद में चश्मा उतार दें। या आपने हैट पहन के अगर मान लिया सपोज़ करिए फ़ोटो क्लिक करवा ली है रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो उसको अगर आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो आप बिल्कुल उस तरह का स्वरूप मिलें करें, क्योंकि कभी देखा जा रहा है कि वो आपका चेहरा मिलाता है और फिर आपके लॉगिन करवाता है। तो एक स्टेप पे अगर मान लिया सपोज़ करिए आपका चेहरा बदल जाएगा तो उस केस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए संभव हो तो उसी तरह से बैठें उसी सिचुएशन में जिसमें मॉक टेस्ट। हालांकि ये ऐसी बात कहीं लिखी नहीं है, लेकिन दिक्कतें जब आती हैं तो उसमें क्या वजह हो सकती है, तो ऐसा फील करके बताया गया है इस तरह से कि कुछ समस्या इस तरह की भी कभी कभी रही है। तो कोई क्या फ़ायदा है उस तरह की चीज़ें करने से। अगर मान लिया लॉगिन नहीं हो रहा है, या आप पहले से ही इस बात को ध्यान दें कि जिस तरह की लाइटिंग कंडीशंस और ये सब थी उस टाइम पे, उसी तरह से आप अगर बैठ करके अपना एग्ज़ाम दें तो ज़्यादा सही है। कभी कभी लॉगिन करने पर अगर एरर बता रहा है, एरर 404 या एरर कुछ इस तरह की आ रही है, तो उस केस में ब्राउजिंग हिस्ट्री को आप रिमूव कर लें। ब्राउजिंग हिस्ट्री को रिमूव करने के बाद दोबारा जब लॉगिन करेंगे तो हो जाएगा। नहीं अगर ऐसा हो रहा है तो कुकीज़ और कैश फाइल्स इनको भी डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं। तो ये अगर एरर इस तरह से आ रही लॉगिन करने पर, तो ये चीज़ आप उस टाइम पे कर सकते हैं। देखिए छठा पॉइंट है, अगर दोबारा लॉगिन करना है, किसी वजह से पहले लॉगिन से काम नहीं बना और दोबारा लॉगिन कर रहा है, तो पहले आप सारे टैब बंद कर दें। जितने और टैब खोल रखे हैं मान लिया आपने, उन सारे टैब्स को आप बंद कर दें, तभी दोबारा जो है लॉगिन करना स्टार्ट करें। ये तो वैसे भी मैं पहले भी इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि लॉगिन करना है तो उस टाइम पे कोई और टैब या कोई और विंडो नहीं खुली होनी चाहिए। देखिए सातवां पॉइंट है, अगर हेल्पलाइन पे आप कॉल कर रहे हैं तो देखिए सारा काम जो है वो, अगर आप अकेले हैं तो कोई बात, फिर तो कोई वो ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि आप ही को करना है सब कुछ। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, एक परिवार में 2-3 लोग हैं और 2-3 मोबाइल हैं, तो आप दूसरे कमरे में जो है उन्हें रेडी रखें मोबाइल के साथ और हेल्पलाइन नंबर के साथ। 5 तरह के हेल्पलाइन नंबर हैं, 4 बोर्ड से जारी किए गए हैं, एक जो है कंपनी का है। तो कंपनी वाला जो है वो तो मेन है, बाकी 4 लोगों पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है और कॉल करने की नौबत आती है हेल्पलाइन में, तो आप अकेले अपने ऊपर सारा भार लेंगे, तो अकेले 4 लोगों को अलग अलग नंबर मिलाएंगे तो प्रॉब्लम आती है। देखा गया है कि बच्चा जो है वो हेल्पलाइन पे कॉल कर रहा है, हेल्पलाइन में आप 2, 3, 4, 5 मिनट तक क्यू में लगे रहें, अगर लाइन में लगे रहें तो उसके बाद आपका कॉल उठ जाएगा। लेकिन उस समय टाइम इतना नहीं होता है बच्चे के पास, वो 1 मिनट लगाने के बाद कहता नहीं उठ रहा है, फिर दूसरे नंबर पे ट्राई करने लगता है, तीसरे पे ट्राई करने लगता है। तो ये समस्या से बचने के लिए इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर आपके परिवार में ज़्यादा सदस्य हैं तो उनको 1, 2, 3 मोबाइल दे करके अलग अलग मोबाइल पे और अलग अलग उनको नंबर दे दें और दूसरे कमरे में बैठा दें। जैसे ही आपको दिक्कत होती है चिल्ला करके उनसे कहें कि भैया ऐसा है, दिक्कत हो रही है, आप जो है नंबर लगाओ। अलग अलग लोग अलग अलग जगह नंबर लगाएंगे तो किसी ना किसी का नंबर तो लग ही जाएगा। तो उस केस में आपकी प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व हो जाएगी। अकेले अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो घबरा जाएंगे, और अगर शुरू के आधे घंटे निकल गए आपके तो आपका टेस्ट एक्सपायर हो जाएगा। फिर बाद में मैसेज आ जाता है टेस्ट लिंक एक्सपायर हो गया है, या टाइम जो टेस्ट है वो निकल चुका है, अब आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हेल्पलाइन से भी कोई मदद नहीं मिलती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आपके पास केवल आधा घंटा रहता है शुरू में, वही अगर 10 बजे से पेपर है तो 10:30 बजे तक अगर आपका शुरू हो गया तो हो गया, नहीं तो उसके बाद फिर होना असंभव हो जाता है।
तो इसलिए हेल्पलाइन पे कॉल करने के लिए मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोबाइल्स हों और अलग अलग लोग अलग अलग नंबर पे कॉल करें तो वो ज़्यादा बेटर माना गया है। देखिए 8वां पॉइंट है 15 मिनट पहले लॉगिन करना है। तो आपसे 15 मिनट पहले लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो 15 मिनट से और पहले भी लॉगिन कर दे रहे हैं और इस वजह से उनके फ़ोन में नीचे लिख के आ रहा है येट टू स्टार्ट, मतलब अभी आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। तो अब येट टू स्टार्ट को हटने के लिए जो है वो सोचते हैं कि जब 15 मिनट बचेंगे तो ये अपने आप हट जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। 15 मिनट भी बीत जाते हैं और उसके बाद भी येट टू स्टार्ट ही लिखा रहता है। जब उसका ध्यान जाता है इस पे कि अब तो टेस्ट टाइम भी हो गया, बिल्कुल 10 बज गए, वो स्टार्ट होना था अभी भी नहीं हुआ, फिर वो दोबारा से हटा के उसको फिर लॉगिन करता है तो पता लगा वो एरर इस तरह से बताने लगता है और फिर वो बच्चा और घबरा जाता है। घबराहट में फिर और काम बिगड़ने लगते हैं। तो इसलिए आप जो है 15 मिनट पहले लॉगिन अगर करना है तो आप केवल 12-13 मिनट पहले ही लॉगिन करें। देखा गया है कि जो बच्चे उससे भी पहले से खोल के बैठ जाते हैं कि आधा घंटा पहले से खोल के बैठे हैं या पौन घंटा पहले, कुछ बच्चों के ऐसे भी फ़ोन आए मेरे पास कि पौन घंटे पहले ही खोल दिया था मैंने और लॉगिन ही नहीं हो पाया बाद में। तो इस तरह की गलती आप ना करें। 15 मिनट बताया गया है तो 12-13 मिनट पहले लॉगिन करें तो आपका टेस्ट सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9वां पॉइंट है 30 मिनट में ही शुरू हो जाए टेस्ट। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम होती 10 बजे से आपका पेपर है और 10:05 या 10:02, 10:03, 10:04, 10:05 पर अगर आपका नहीं लॉगिन हो पाता है, नहीं शुरू हो पाता है टेस्ट, तो आप बिल्कुल युद्ध स्तर पे वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएं, बहुत सारे मोबाइल और उनसे कॉल इधर उधर करके। नहीं तो फिर जो है वो आधे घंटे बाद जो है वो टेस्ट का लिंक एक्सपायर हो जाएगा। फिर अगर आपकी कॉल हेल्पलाइन नंबर पर लगी भी तो भी वो जो है वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं, या कई बार तो ऐसा देखा गया है लग ही नहीं पाती है, उठ ही नहीं पाती है कॉल वहाँ पे। तो इसलिए ऊपर बताई गई बात का अगर ध्यान रखेंगे 8वें पॉइंट पे तो उस केस में जो है वो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 10वां पॉइंट है एग्ज़ाम के समय हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन ही एक सहारा है। कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में अगर मान लिया आप बैठे हैं और कोई मिस्टेक आती है, उस समय आप सोचें कि आप अपने टीचर्स को फ़ोन कर लें या आप सोचें कि आप हमें फ़ोन कर लें या आप किसी भी और थर्ड पर्सन को करें, तो देखिए किसी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि आपका टेस्ट रिज्यूम कर ले। हम जो भी ये जो वीडियो बना रहे हैं ये केवल आपके अभी हेल्प के लिए है कि ये इससे आपकी नॉलेज बढ़ जाए उस टाइम पर। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आई तो उस केस में आपके पास एकमात्र विकल्प हेल्पलाइन ही है, क्योंकि असली मदद अगर कोई कर सकता है वो वही कर सकता है। आप बच्चों से, अपने फ्रेंड से तो पूछ ही नहीं सकते क्योंकि सब टेस्ट दे रहे होंगे। किसी और से, एक्सपर्ट से भी राय लेंगे तो वो आपको हेल्पलाइन पर ही फ़ोन करने की राय देगा। तो इसलिए उस समय किसी और को फ़ोन करना बेकार है, हेल्पलाइन ही आपका एकमात्र सहारा होता है। देखिए 11वां पॉइंट है अगर प्रॉक्टर कोई आपको मैसेज भेजता है तो उसका शालीनतापूर्वक जवाब दें। देखा जा रहा है कि कई बच्चे जो हैं वो प्रॉक्टर अगर कह भी रहा है, बच्चे मान लिया नकल कर रहे हैं और प्रॉक्टर कह रहा है कि नकल मत करो, ये करो, तो वो उसको इग्नोर कर रहे हैं देख करके। उसको इस तरह से बनना है कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। जैसे बिल्ली सोचती है कि मैं, मतलब आँख बंद कर लेती है कि मुझे किसी ने नहीं देखा। तो उस तरह की अगर हरकतें करेंगे आप तो वहाँ पर देखिए प्रॉक्टर के पास 30 बच्चे होते हैं, उसके पास केवल ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले हैं, आप ही को वो देखेगा। आपको ही अगर केवल देखना है तो वो पूरा टाइम देख सकता है आपको, फिर आपसे बात कर सकता है, लेकिन उसको 30 बच्चे देखने हैं, 29 और बच्चे हैं उसके पास, इतना टाइम नहीं है कि वो आपके ऊपर और इस तरह करे। तो इसलिए कई बार देखा जा रहा है कि 2-3 वार्निंग में अगर आपने नहीं सुना या कोई बच्चा फिर भी हंस रहा है और बातें कर रहा है इधर उधर, तो उसमें जो है वो फिर ज़्यादा हार्ड डिसीज़न ले रहे हैं। आपका टेस्ट पॉज कर देंगे 3 बार और 3 बार टेस्ट पॉज करने के बाद अगर प्रॉक्टर ने टर्मिनेट कर दिया टेस्ट आपका तो वहीं पे वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। कहने का मतलब है बिना आपके सबमिट करे जितने क्वेश्चन आप कर पाए होंगे, 4, 5, 6, 7 जो भी है, वो उसी टाइम सबमिट हो जाएगा। फिर आप अगर कहीं कोई वो कंप्लेंट भी करेंगे इस चीज़ की तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी हो रही है। आपको लॉग में जो एक्टिविटी लॉग में जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं, सिस्टम दे रहा है, प्रॉक्टर दे रहा है, ये सारे रिकॉर्डेड हैं। आपको बाद में अगर आप कुछ कहेंगे भी तो बताया जाएगा कि भाई आप देखिए ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो इसलिए प्रॉक्टर अगर कोई मैसेज भेजता है तो उसका शालीनतापूर्वक जवाब दें। देखिए अगला पॉइंट है अगर नकल करते पकड़े जाएं तो अपनी गलती मानकर नकल बंद कर दें, बहस न करें। देखिए नकल मान लिया प्रॉक्टर ने पकड़ लिया आपको नकल करते हुए, तो लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं, बड़े ध्यान से देखने के बाद जो है तब आपको जो है वो प्रॉक्टर वार्निंग देता है। अब मान लिया उसने तो देख रखा है आप 2 मिनट से बात कर रहे हो किसी से, मुंह पे हाथ रख के आप चुपचाप अंदर से क्वेश्चन बोल रहे हो, आवाज़ें आ रही हैं, आप सोचते हो आपका वीडियो जा रहा है, नहीं, आपकी आवाज़ें पूरी जा रही हैं। कमरे की सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपके गली मोहल्ले में जो बाइक निकल रही उनकी तक की आवाज़ें आती हैं।
तो अब आप उसमें मान लिया सपोज़ 2 बच्चे आपके बता रहे हैं क्वेश्चन आंसर, और आप जो है जब प्रॉक्टर ने कहा कि कमरे में कौन है, तो आप उस टाइम पे चालाकी दिखा रहे हो, कह रहे हो कोई नहीं है, मैसेज टाइप कर रहे हो कोई नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन पे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। ऐसी सिचुएशन में आपको ये कहना चाहिए सॉरी सर, और बच्चों से कह दें कि हाँ भाई आप लोग कमरे से निकल जाइए। तो ऐसे में जो है वो प्रॉक्टर फिर समझ जाएगा कि बच्चा मान रहा है अपनी गलती। लेकिन आप कह रहे हो कोई नहीं है, कोई एक बच्चा कह रहा है कि कोई छोटा बच्चा है उसकी आवाज़ आ रही है। तो ये सब स्मार्टनेस दिखाने से जो है वो आप प्रॉक्टर का गुस्सा एकदम से हाई हो जाता है, और फिर आप नज़रों में भी आ जाओगे। उसने अपनी ड्यूटी करनी है, वो बाकी बच्चों को छोड़ के आपके ऊपर ज़्यादा निगाह नहीं रखेगा, और दोबारा फिर देखेगा, फिर आपका तुरंत टेस्ट पॉज कर देगा। तो इसलिए प्रॉक्टर की वार्निंग मिलने का मतलब है आप नज़रों में आ चुके हैं, और फिर आप उसके बाद अपना बिहेवियर बिल्कुल सही रखें, ठीक ठाक रखें, तभी आपका मतलब नुकसान होने से बच सकता है। अदरवाइज़ जो भी कार्रवाई कर दी जाएगी, मैंने कई वीडियोस के माध्यम से बताया भी आपको, प्रॉक्टर के पास टेस्ट पॉज करने के अलावा टेस्ट टर्मिनेट करने के भी पावर है। उस केस में आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा, जितने क्वेश्चन करें उतने ही रह जाएंगे बस आपके, उसके बाद हेल्पलाइन से भी नहीं खुलेगा। और अगर कहीं और गुस्सा होकर के उसने जो है वो सुपर प्रॉक्टर से कंप्लेंट करके और यूएफएम में डाल दिया आपका और एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया, फिर तो आपको इसकी बैक या जो भी देना पड़ेगा वो अलग बात है। 13वां पॉइंट है कि अगर आपको कहीं स्क्रीन से हटना पड़ता है किसी वजह से, या फिर जैसे मान लिया सपोज़ टॉयलेट वगैरह ये कुछ जाना है, तो उस केस में प्रॉक्टर से मैसेज करके पूछ लें कि मैं जाना चाहता हूँ। 2-3 मिनट में प्रॉक्टर देख ही लेगा उस मैसेज को, उसके पास फ्लैश हो जाएगा, और तब वो अलाउ कर दे, आप चले जाएँ उस केस में। अपने आप ही कहीं पे कोई आ रहा है, दरवाज़ा खोलने चले गए, कहीं कुछ है, सबको पता है कि आप अपने घर में हैं, घर में रहते हैं तो 36 काम लगे रहते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसकी गरिमा को बनाए रखें। अगर कहीं कभी जाना भी है तो आप प्रॉक्टर से पूछ लें, ताकि कभी वो आपको स्क्रीन पे अगर ना देखे तो उस केस में वो अपने आप जो है वो फिर आपको ज़्यादा देखने लगेगा कि कहाँ गया ये बच्चा, पूछेगा आपसे, फिर आप कहो अगर कुछ आंसर दोगे उल्टा सीधा तो वो सोचेगा बहाना बना रहे हैं। तो इसलिए नज़रों में आने से बचने का यही तरीका है कि आप प्रॉपरली पूछ के जाएं कि हाँ मुझे जाना है, तो वो अलाउ कर देगा, आप चले जाएं अपना। देखिए 14th पॉइंट है एंड टेस्ट का बटन का विशेष ध्यान रखें। स्क्रीन में नीचे की तरफ एक साइड में बटन होता है एंड टेस्ट का, और गलती से अगर दब भी जाए कभी ये आपसे धोखे से, तो ये पूछता है पहले कि क्या आप वास्तव में टेस्ट को एंड करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे नो सेलेक्ट करें। कई बार ऐसा होता है, हम लोगों की आदत होती है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जिसको भी जो भी मैसेज आता है कि ये अलाउ करना है, तो अगर हमारे काम का सॉफ्टवेयर तो अलाउ करते चले जाते हैं। लेकिन हमेशा यही कहा जाता है कि आप उसे देख लें ध्यान से और फिर उसके बाद कोई डिसीज़न लें। तो यहाँ पर भी ये है कि जितने भी पॉपअप्स आएँ या बटन्स आएँ, उस केस में जो है वो आपके उसको पढ़ लें कि क्या पूछ रहा है और उसके बाद करें। कई बच्चे जो हैं ये इस गलती का शिकार हुए हैं। मोबाइल वाले जो बच्चे होते हैं, मोबाइल से जो टेस्ट दे रहे होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि उनके केस में जो है वो कभी कोई प्रॉक्टर की चैट नहीं हट रही है, या ये नहीं हट रहा है, वो नहीं हट रहा है, उस चक्कर में इधर उधर बटन दबाते हैं और वो पता लगा एंड टेस्ट का दब जाता है बटन। वो सोचते हैं कि प्रॉक्टर की चैट हटाने के लिए ऑप्शन पूछ रहा है, जबकि वो यहाँ पे एंड टेस्ट का बटन होता है। और फिर उसके बाद हेल्पलाइन में भी कॉल करते हैं, तो चूँकि आधा घंटा बीत चुका होता है, फिर उसके बाद हेल्पलाइन में लगा नहीं लगा नंबर, कई तरह की दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए एंड टेस्ट के बटन का विशेष ध्यान रखें। तो 15वें पॉइंट में मैंने वही बात लिखी है कि कोई भी अगर बीच में मैसेज आता है, मान लिया कोई गलत बटन दबा, कोई भी मैसेज आए, पहले पढ़ें आप उस पर, फिर उसके बटन को दबाएं, ठीक है ना। बिना पढ़े यस नो या कुछ भी ऐसे अपनी मर्ज़ी से ना करें इस चीज़ का। 16वां पॉइंट है मोबाइल में ऑटो रोटेट जो है वो पहले से ऑन करके रखें। कोशिश करें कि पहले से ही ऑन अगर है मोबाइल में, तो फिर वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपसे पूछेगा भी नहीं, अपने आप काम करना शुरू कर देगा। अब नहीं ऑन है वो, तो फिर उसके बाद वो फिर पूछेगा। मान लिया सपोज़ करिए किसी सेटिंग की वजह से वो नहीं पूछ पा रहा है आपसे, आपका जो है वो टेस्ट वहीं पे अटक जाएगा, कोई भी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जो है वो आप ऑटो रोटेट जो है वो पहले से ही ऑन करके रखें। 17वां पॉइंट है मोबाइल में कॉल या नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। तो अब कॉल नहीं आएगी तो इसके लिए फॉरवर्डिंग कर सकते हैं हम कॉल की, और नोटिफिकेशन ना आए तो इसके लिए भी हमने चैनल पे वीडियोस बनाए हैं। तो आप चैनल पर जा कर के टेक वीडियोस नाम से मेरे प्लेलिस्ट है, उसमें कई सारे वीडियो पड़े हैं कि किस तरह से आप DND मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशंस के लिए डेटा को बंद कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इस तरह के वीडियोस टेक वीडियोस में पड़े हैं, आप वहां जा कर के देख सकते हैं कि किस तरह से इस चीज़ की सेटिंग करी जाए। 18वां पॉइंट है मोबाइल या लैपटॉप की बैटरी फुल चार्ज करके रखें।
देखिए एक घटना देखने में आई थी यहाँ पे थर्ड ईयर में, मुझे बच्चे ने बताया था कि उसका फ़ोन जो है वो चार्जिंग नहीं थी पूरी, तो चार्जिंग में लगे लगे जो है वो टेस्ट दे रहा था। और फिर उसके बाद बीच में जो है लाइट आई है या गई है, तो लाइट गई थी शायद, तो उस केस में जो है वो स्क्रीन पे लाइट चमकी और लाइट चमकी और इस वजह से जो है उसका टेस्ट रुक गया और फिर बाद में ऑन ही नहीं हो पाया, वो टेस्ट वहीं पे उसका फिर जो है रुक गया। तो इस तरह की सिचुएशंस ना करें, क्योंकि जब मोबाइल में चार्जिंग ऑन या ऑफ़ होती है तो उस केस में जो है उसका एक मतलब कुछ प्रोसीजर होते होंगे अंदर, जो है लाइट देखा भी होगा आपने कि लाइट एक जलती है फिर उसके बाद बुझ जाती है। तो ये जो एट रैंडम चेंजेस आते हैं ये सब चार्जिंग ऑन ऑफ होने की वजह से आते हैं। तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप को पूरा चार्ज पहले से ही करके रखें, उस समय पर ऐसी कोशिश ना करें कि चार्जिंग में लगे लगे या इस तरह की चीज़ें करें। तो उस केस में जो है वो देखिए बाकी सिचुएशंस तो चल जाएंगी, लेकिन उस समय जो है अगर इसकी वजह से कुछ दिक्कत हो गई तो फिर उसका कोई तोड़ निकालना उस समय मुश्किल हो जाता है। 19th पॉइंट है कि अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप का केवल माइक्रोफोन ख़राब है, मान लिया वो काम नहीं कर रहा और इस वजह से आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो उस केस में ईयरफोन लगा सकते हैं आप उसके अंदर। पर ईयरफोन लगाने पर फिर कान में मत लगाइएगा उसे, क्योंकि कान में लगाने के लिए मना किया गया है। तो अगर डिवाइस का माइक्रोफोन ख़राब है तो आप इस तरह से काम चला सकते हैं, लेकिन उस ईयरफोन को फिर आप अपने कान में मत लगाइएगा। यहीं पर मैं आपको ये भी एक बात बता दूं कि कभी कभी प्रॉक्टर जो है रूम स्कैन करके आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाते हैं या लैपटॉप की स्क्रीन पे आते हैं। उस समय वो कुछ बोलते हैं आपसे, और ईयरफोन अगर आपने लीड लगा रखी है तो आपका स्पीकर नहीं काम करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप लीड लगा करके जो है वो उनकी बातों को सुन सकते हैं। तो वो आपको स्क्रीन पे पता लगने लगेगा, कोई एक विंडो अलग से आएगी कि प्रॉक्टर जो है रूम स्कैनिंग स्टार्ट करिए, यानी कि वो रूम में आकर के आपसे कुछ बोल रहा है। तो उस केस में आप ईयरफोन लगा के कान में सुन लें कि वो क्या कह रहा है, और बाद में बता भी दें उसे कि हाँ भाई ईयरफोन इसलिए लगाया मैंने कि आपकी बात सुननी थी। तो ये चीज़ तभी करें। वैसे ज़्यादातर सबका सही होता है माइक्रोफोन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए 20th पॉइंट है, कुछ मोबाइल्स में इस तरह का निकला था कि अगर आपने मान लिया सपोज़ करिए upbtexam.in से आपने आईडी और पासवर्ड डाला आपने, और कुछ बच्चों में यूराइज खुल जा रहा था। तो अगर एग्ज़ाम की आईडी और पासवर्ड डालने पर अगर आप यूराइज में पहुंच रहे हैं मान लिया, तो इसका मतलब है कि क्रोम की सेटिंग में आपने यूराइज का पासवर्ड वगैरह सेव कर रखा है, यूराइज में भी करके आपने सेव कर रखा है, और इस वजह से समस्या आ रही है। तो उस समय आप क्या काम कर सकते हैं कि वहाँ पे क्रोम की सेटिंग्स में जाएंगे और वहाँ पर जो है वो सेव्ड पासवर्ड होते हैं, वहाँ पे आपको वो पासवर्ड नज़र आएगा, उसको आप जो है वहाँ से डिलीट कर देंगे और फिर ये समस्या जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप एग्ज़ाम की आईडी पासवर्ड डालने पर यूराइज पे पहुंच जा रहे हैं, तो यूराइज से ही तो देने के लिए मना कर रहे हैं कि मतलब इससे करो, और यूराइज पे पहुंच जा रहे हो आप, तो इसका मतलब वो पासवर्ड जो है आप वहां जा कर के डिलीट कर देंगे। और देखिए ये सब अगर नहीं कर सकते हैं आप, तो फिर डिवाइस बदल करके दूसरी डिवाइस से आप पेपर दे दें, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। तो ये सब तब के लिए है जब आपका यूराइज पे पहुंच के फंस जा रहे हैं आप, पासवर्ड जो है वो नहीं ले रहा है, फिर वो खुल नहीं रहा है, एरर आ रही है, या तो उस केस में की बात है। अगर यूराइज पे पहुंचकर भी आपका टेस्ट स्टार्ट हो जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप हैंडल ना कर पाएँ सिचुएशन, तो डिवाइस बदल करके पेपर दे सकते हैं। देखिए 20th पॉइंट है, एग्ज़ाम के बीच में अगर नेटवर्क चला जाए, तो उस केस में ये कहा गया है कि नेटवर्क चला जाए तो जब दोबारा नेटवर्क आएगा तो उस केस में आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और टेस्ट को वहीं से रिज्यूम करवा सकते हैं। तो इसलिए, और अब मान लिया सपोज़ करिए नेटवर्क थोड़ी देर के लग गया और दोबारा आया और आपका टेस्ट शुरू नहीं हुआ है, तो हेल्पलाइन पे आप कॉल करके टेस्ट को रिज्यूम करवा सकते हैं, तो वो टेस्ट आपका वहीं से खुल जाएगा। तो ऐसे कामों के लिए अगर आप दूसरा मोबाइल का यूज़ करें तो वो ज़्यादा सही है। एग्ज़ाम वाला मोबाइल जो है उसी से आप कॉल कर रहे हैं, उसी से सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखिए 22 पॉइंट है, हेल्पलाइन में कॉल करनी है तो कॉल लगाकर वेट करें। बच्चे क्या करते हैं कि हेल्पलाइन में कॉल लगाया, वहाँ पे क्या होता है कि वो आपकी जो लाइन है वो वेटिंग पे डाल देते हैं कि जब आपका टाइम आएगा थोड़ी देर में तब आपका जो है वो कॉल लग जाएगा। अब एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों को इतना जल्दी रहती है और घबराहट भी होती है कि वो 1-2 मिनट वेट करने के बाद कहते हैं यहाँ तो लग ही नहीं रहा है, दूसरे हेल्पलाइन पे पहुँच जाते हैं नंबर पे। तो आप ध्यान रखें कि कॉल लगाकर वेट करें। आपकी जैसी कॉल लगाई है, आपकी जैसे कॉल सेंटर में कॉल लग जाती है और फिर वो ट्यून बजती रहती है, आपका नंबर लग चुका है। अब जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको कॉल असाइन कर दी जाएगी, कोई आदमी बात करने लगेगा वहाँ से।
तो उस समय चूँकि ज़्यादा लंबी लाइन लगी होती है, पता लगा आपसे पहले 15 लोग लगे हैं, तो जब 15 लोगों की बात ख़त्म होगी तब जाके आपका नंबर आएगा, तो इसलिए थोड़ी देर लगती है। तो उस समय पर थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी कॉल नहीं उठ रही है तो आपने बदल दिया, उसको काट दिया। अब काट करके जब दोबारा आप लगाओगे तो फिर और पीछे नंबर पे आओगे। ये वही समझ लीजिए जैसे एटीएम के बाहर पैसे निकालने की लाइन लगी है, आपसे पहले 10 लोग हैं, तो जब 10 ले लेंगे पैसे तभी आप ले पाओगे। अब आप झुंझला के चले जाओ बाहर और जब लौट के आओगे तो पता लगा 10 की बजाय 15 लोग लगे मिलेंगे, तो आपको 15वें नंबर पे खड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए एक वेट करें, आपकी कॉल रिसीव हो जाएगी। देखिए 23rd पॉइंट है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। हेल्पलाइन में कॉल करनी है तो अलग अलग लोग अलग अलग फ़ोन से अलग अलग नंबर्स पे कॉल करें। टोटल 5 नंबर्स हैं। नंबर्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको, और कई वीडियोस में भी दे रखे हैं मैंने। तो सबको अलग अलग नंबर लिख करके दे दें और फिर बोलें कि जब मैं कहूँ तो इस पे कॉल लगा लेना एकदम से। और आईडी पासवर्ड्स जो हैं सबको दे के रखें आप अपने, कि अगर कोई तीसरा पर्सन भी बात करे तो आपकी बात को कह सके कि हाँ आईडी नंबर ये है और पासवर्ड ये है। आईडी पूछेंगे बस आपका एनरोलमेंट नंबर, तो इस पे ये प्रॉब्लम आ गई है, तो आपने बस केवल प्रॉब्लम बतानी है और वो बात कर ले बंदा। तो इस तरह की सेटिंग्स भी करके रखें। 24th पॉइंट है, सारे नंबर्स और आईडी पासवर्ड्स ये सब लिख करके रखें। कई बार बच्चे होते हैं कि लिंक भी ढूंढना है तो मोबाइल के अंदर ही कहीं पे देखेंगे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, पासवर्ड भी कहीं सेव करके रख रखा मोबाइल के ही अंदर, और पता लगा हेल्पलाइन नंबर भी जब ज़रूरत पड़ रही है तब उसको देख रहे हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ है, किस ग्रुप में था, क्या था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लिख करके रखें। स्कीम भी कौन सा पेपर किस दिन कितने बजे है, अलग अलग टाइम पे होते हैं, उसको भी आप लिख करके कहीं पे रख लें। कई बार 1-2 बार देखा गया है कि बच्चों ने कहा कि हमारा पहला पेपर 11 बजे से था, तो मैंने सोचा ये भी 11 बजे से होगा, जबकि वो उस दिन 9 ही बजे से था। तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने नहीं आए, इन समस्याओं से आपको मतलब सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए सारी चीज़ें जो हैं वो लिख करके कागज़ पे रखें। और लास्ट पॉइंट है, देखिए कोई भी समस्या हो प्रॉक्टर और हेल्पलाइन पर ही भरोसा करें। एग्ज़ाम में अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो प्रॉक्टर से या फिर हेल्पलाइन नंबर वही आपके साथी हैं। कोई भी, चाहे हम हों, चाहे कोई और थर्ड पर्सन है, चाहे आपके कॉलेज के टीचर्स हैं, उस समय आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ये इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं। हम सब आपकी, मैं वीडियो बना करके जो सोच रहा हूँ कि आपका नया पेपर छूटे, तो ये हम केवल अभी के लिए ही सोच रहे हैं, मतलब अभी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं इस मामले में। उस समय तो हम खुद ही प्रॉक्टर बने होंगे, तो इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे आपकी, तो इसलिए यही दोनों लोग आपके हेल्पलाइन कर पाएंगे उस समय। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें जो थी, जो मैंने बताई आपको, मुझे उम्मीद है अगर इनका आप ध्यान रखेंगे तो जैसा फाइनल ईयर के बच्चों के साथ हुआ, उन बच्चों के बेचारों के पेपर कईयों के छूट गए हैं, तो मैं नहीं सोचता कि आपके भी इस तरह से छूटेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को से सबक लेंगे और इन बातों को ध्यान रखेंगे, और भगवान करे आपका कभी भी टेस्ट न छूटे, क्योंकि जब टेस्ट छूटता है और बच्चे परेशानी में होते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख एक टीचर को ही होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। कोई बच्चा अगर इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ से निकलते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। और इसी के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। आप अच्छे से इसमें पढ़ाई करके, अच्छे से तैयारी करके और अच्छे मार्क्स लाएँ। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। धन्यवाद।